हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू नीट मेंटर। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि काउंसलिंग पैटर्न कैसी होती है नीट पीजी 2021 का सारे कोर्सेज के लिए। वो चाहे कोर्स एमडीएमएस का हो, डीएनबी का हो, डिप्लोमा का हो, एनबी डिप्लोमा का हो, सीपीएस या एफसीपीएस का हो। कई तरह के कोर्सेज हैं और कई तरह की काउंसलिंग भी होती है। सेंट्रल लेवल काउंसलिंग होती है, स्टेट लेवल काउंसलिंग होती है, डीएनबी की काउंसलिंग होती है, डिप्लोमा की काउंसलिंग होगी, फिर सीपीएस एफसीपीएस की काउंसलिंग होगी। तो इन सारे बातों को समझेंगे। हमारा टारगेट यही होता है जब हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं कि अपना जो ड्रीम ब्रांच है उससे सेलेक्ट करना और बेस्ट पॉसिबल जो कॉलेजेज हैं, कई तरह के फैक्टर हैं तो उसको देख कर, और हमारा फ़ी भी उसमें कम से कम लगे। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो चैनल है एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। नीट पीजी के जो भी कैंडिडेट्स हैं 2021 के लिए, जब एक बार आप चैनल को देखेंगे तो ये खुद पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स हैं दूसरे स्टेट के, उनसे चर्चा कर सकते हैं। किसी पॉइंट पे डिस्कशन करना हो उस पर आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आपको आंसर मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको ई बुक का लिंक भी मिला होगा, उसको आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। 1-to-1 पर्सनलाइज काउंसलिंग सर्विसेज है नीट मेंटर की तरफ से, उसको आप अवेल कर सकते हैं, जिससे काउंसलिंग एग्ज़ाम देने के बाद काउंसलिंग जो प्रोसेस थी बहुत ही नीट पीजी की थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाती है। उसको सिंपल करके कैसे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट लाया जाए जो आपके प्रेफरेंसेज हैं उसके अनुसार, तो हमारे काउंसलर वो आपको गाइड करते रहेंगे जब तक आपको सीट नहीं मिल जाती है। उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 9319128677 पे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि काउंसलिंग पैटर्न सारे कोर्सेज के लिए फुल डिटेल में। जो सबसे पहले कोर्स आती है एमडीएमएस की, कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो एमडी ही लेना चाहते हैं, कुछ कैंडिडेट जिनका ड्रीम रहता है कि एमएस ही ले। अगर इन दोनों कोर्सेज में आपको आपके ड्रीम ब्रांच नहीं मिलते हैं, फिर ऑप्शन आता है डिप्लोमा का, ऑप्शन आता है एनबी डिप्लोमा का जो फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया है, और ऑप्शन आता है डीएनबी का। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि सीपीएस एफसीपीएस भी कोर्सेज हैं जहां पे आप ड्रीम ब्रांच ले सकते हैं, लेकिन किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। एमएसएमडी डिप्लोमा, डीएनबी, सीपीएस और एफसीपीएस नीट पीजी काउंसलिंग के थ्रू आप इन सारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। काउंसलिंग के थ्रू सारी चीज़ें काउंसलिंग के थ्रू ही होती है, बिना काउंसलिंग के कुछ भी नहीं होता। पहले बात तो ये माइंड में रखना है। कोई आपको ब्रोकर, कोई थर्ड पर्सन कॉल करे, बोले कि आपको नीट क्वालिफाई नहीं है, फिर भी आपको सीट दिला दी जाएगी पार्टिकुलर कॉलेज में, पॉसिबल नहीं है। इस अगेंस्ट द रूल, और ऐसा कोई खबर फैलाए तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। तो इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं नीट मेंटर को भी, और हम ऐसा कभी प्रमोट नहीं करते कि आपको इस तरह से इंटरेस्ट लेना चाहिए किसी के कॉल्स में। काउंसलिंग के थ्रू ही होती है। आपको काउंसलिंग में एक्सपीरियंस चाहिए, पिछले कई सालों का जो काउंसलिंग एक्सपीरियंस होता है हमारे काउंसलर के पास, उसके बेसिस पे कहाँ पे क्या कट ऑफ जाना है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में कहाँ बेनिफिट मिलते हुए दिखेगा, कहाँ पे सेकंड राउंड में बेनिफिट नहीं मिलेगा बल्कि फर्स्ट राउंड में ही बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आएंगे। ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कौन सा स्टेट ओपन है, कौन सा स्टेट क्लोज है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास काउंसलिंग के लिए, उसको हम देखते हैं। एक काउंसलिंग होती है सेंट्रल लेवल पे, इंडिया लेवल पे। इसमें कौन कौन से कॉलेजेस में हम काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या कोर्सेज होंगे, काउंसलिंग को कंडक्ट कौन कराती है, कितने राउंड्स होते हैं, ये जानना जरूरी है। तो स्टेट लेवल का भी जानेंगे, सीपीएस का भी जानेंगे, डीएनबी का भी जानेंगे, डिप्लोमा का भी जानेंगे। स्टार्ट करते हैं सेंट्रल लेवल काउंसलिंग। जैसा आप चार्ट देख रहे हैं, कॉलेजेज इसमें सेंट्रल लेवल के काउंसलिंग जो होते हैं एमसीसी कंडक्ट कराती है। इसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा, एमसीसी के वेबसाइट पे, वहाँ पे सारी डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब आपका नीट का एग्ज़ाम हो जाता है, रिजल्ट आ जाती है, उसके बाद आपको एक पार्टिकुलर नोटिफिकेशन आती है एमसीसी की तरफ से कि उनका ये पार्टिकुलर शेड्यूल है, इस शेड्यूल के अनुसार आपको रजिस्ट्रेशन करानी है। रजिस्ट्रेशन के बाद फर्दर प्रोसेस जो होती हैं एप्लीकेशन की एडिटिंग की, फिर चॉइस फिलिंग होती है, रिजल्ट पब्लिश होता है। तो रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और रिजल्ट पब्लिश, ये 4 राउंड में होते हैं। कुछ राउंड ऑफलाइन होते हैं, कुछ राउंड ऑनलाइन होते हैं। जो लास्ट राउंड होती है, 4th राउंड,
वो ऑफलाइन होती है, कहीं कहीं पे सेंट्रल लेवल पे ऑनलाइन ही होती है, 1 to 3rd 4th ही ऑफलाइन होती है, स्टे वैकेंसी बोलते हैं। उसका अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। कॉलेजेज कौन कौन होंगे सेंट्रल लेवल के काउंसलिंग में जो एमसीसी कंडक्ट कराती है? जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं इंडिया में, स्टेट लेवल के गवर्नमेंट कॉलेजेज, उनकी 50% सीट्स एमबीबीएस में होती थी 15%, इसमें होती है 50% सीट्स। गवर्नमेंट कॉलेजेज की आधी सीटें का जो काउंसलिंग का भार होता है एमसीसी के ऊपर होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू है बनारस का, एएफएमसी कॉलेजेज हैं, उन सारे कॉलेजेज का काउंसलिंग एमसीसी कराती है। तो 50% गवर्नमेंट सीट हो गए, गवर्नमेंट सीट की 50% सीट्स हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सारे आ गए। उसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, जितने भी प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका 100% सीट्स का काउंसलिंग एमसीसी कराती है। तो ये सारे सीट क्लब हो गए। अब इन सारे सीट के लिए एलिजिबल कौन है? जिन्होंने नीट क्वालिफाई करी है, अपने कैटेगरी के बेसिस पे नीट क्वालिफाई की है, वो या तो ओबीसी से क्वालिफाइड हो, एससी से क्वालिफाइड हो, एसटी से या जनरल से, किसी भी कैटेगरी से क्वालिफाइड हो, दे आर एलिजिबल। अगर आप आते हैं पार्टिकुलर स्टेट से, उत्तराखंड से, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू आप कर्नाटका में एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में ले सकते हैं ऑल इंडिया के थ्रू, क्योंकि 50% सीट्स हैं। इसकी फर्स्ट राउंड होती है, सेकेंड राउंड होती है। तो ऑल इंडिया की जो 50% सीट्स हैं उसका सेकेंड राउंड तक ही काउंसलिंग चलता है। उसके बाद जो सीट बच गई या जो सीट कैंडिडेट से लेने के बाद ज्वाइन नहीं किए, वो सीट को पार्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को फिर से वापस कर दिया जाता है। सपोज पार्टिकुलर स्टेट कर्नाटका से x नंबर ऑफ सीट्स टोटल थी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो x/2 वो सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग के लिए आएगी। उसमें से अगर 10 सीट बची रह गई x/2 में, तो वो 10 सीट फिर से चले जाएगी कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट को, और वो स्टेट गवर्नमेंट काउंसलिंग कराएगी। थर्ड जो काउंसलिंग होती है राउंड, उसमें आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और डीम्ड यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी का फी ज़्यादा होता है इसलिए, और अच्छे अच्छे कॉलेजेज भी हैं डीम्ड में, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेज हैं, तो वो अब देखना पड़ता है कि कितना फ़ी है, तो हम किस तरह से चॉइस फिलिंग करें, डीम्ड को रखें अपने ऑप्शन में या ना रखें, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को कहाँ रखें, किस गवर्नमेंट कॉलेज के नीचे रखें सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, किसको ऊपर रखें, ये सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर यही होता है जिसको चॉइस फिलिंग करते हैं। कैसे चॉइस फिलिंग करना है, आपकी चॉइस फिलिंग के बेसिस पे ही पता चलता है कि आपको क्या मिलने वाला है रिजल्ट में। तो हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपको चॉइस फिलिंग में पूरी लिस्ट बना कर देते हैं कि इस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, किस गवर्नमेंट कॉलेज को पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, किसको किस नंबर पे रखना है। क्योंकि जब आप चॉइस फिलिंग करने जाएंगे तो आपके पास 300-400 ऑप्शंस आएंगे, उनको पार्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना ब्रांच के बेसिस पे। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो पार्टिकुलर ब्रांच के लिए बहुत अच्छे हों, लेकिन दूसरे ब्रांच के लिए, ब्रांच तो बहुत अच्छा है लेकिन दूसरे ब्रांच के लिए उतना अच्छा नहीं हो, और कोई एक मीडियोकर लेवल का कॉलेज होता है जो पार्टिकुलर ब्रांच के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होता है कि किसको किस ब्रांच और कॉलेज का कॉम्बिनेशन किस ऑर्डर में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फोर्थ राउंड की काउंसलिंग जो सेंट्रल लेवल की होगी, उसमें फोर्थ राउंड में स्टे वैकेंसी बोलते हैं इसको, ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। कॉलेज में जाकर के जो बच्चे सीट रहते हैं उसका अलग से प्रोसेस होता है, नोटिफिकेशन आता है, बाकायदा सब कुछ होता है। अब चलते हैं स्टेट लेवल की काउंसलिंग। एक स्टेट ले लेते हैं कर्नाटका। कर्नाटका में 3 तरह के कॉलेजेस होंगे, एक गवर्नमेंट कॉलेज होगी, एक प्राइवेट कॉलेज होगी और एक डीम्ड कॉलेज होगी। तो डीम्ड कॉलेज की काउंसलिंग तो हो चुकी सेंट्रल लेवल पे, वो डिस्कस कर लिया हमने। अब बच गई प्राइवेट कॉलेजेस के 100% सीट प्लस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे स्टेट लेवल के, उसकी 50% सीट्स। इन दोनों की कंबाइंड काउंसलिंग स्टेट गवर्नमेंट करेगी। जैसे स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग अथॉरिटी कर्नाटका के लिए केईए है, उत्तराखंड के लिए उसकी अलग काउंसलिंग बॉडी है, उत्तर प्रदेश के लिए यूपीडीजीएमई है, इस तरह से सभी स्टेट के लिए, बिहार के लिए बीसीसी उसका अलग बोर्ड है। तो एक कॉलेजेज आगे इतने सीट हो गए। अब स्टेट लेवल की काउंसलिंग पार्टिसिपेट कौन करेगा, एलिजिबल कौन होगा? कोई भी अगर कैंडिडेट जस्ट क्वालिफाई है तो इससे मतलब नहीं है कि वो पार्टिकुलर स्टेट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
स्टेट दो प्रकार की होती हैं, आपको दिखा हुआ है टाइप ऑफ स्टेट्स। एक ओपन होती है जिसको नॉन डोमिसाइल बोलते हैं, एक क्लोज होती है जिसको डोमिसाइल बोलते हैं। तो जो स्टेट्स ओपन है उसको, उसमें सारे किसी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी जो नीट क्वालिफाइड हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनका एक अलग कोटा होता है, उनका फी स्ट्रक्चर प्राइवेट कॉलेज के लिए अलग होता है, कुछ का सेम होता है, कुछ का अलग होता है। यूपी में सेम फी स्ट्रक्चर है सभी के लिए, वो यूपी से हो या कर्नाटका से हो, बिहार से हो, उत्तराखंड से, कहीं से हो। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे फी डिफरेंस होता है। कर्नाटका के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ी अलग है, ओपन कैंडिडेट्स के अलग के लिए फ़ी अलग है। तो इस तरह से स्टेट लेवल की काउंसलिंग होती है। आप 10 से 12 ऐसे स्टेट्स हैं, अलग वीडियो में मैं उसकी लिस्ट दूंगा, वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं एक कॉन्सेप्ट इसमें बता देता हूँ। 10 से 12 ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे नॉन डोमिसाइल ओपन कैटेगरी के स्टेट्स हैं। तो वहाँ की आप प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेज हैं जहाँ की फ़ी कम होती है, इसका मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, आप चैनल को ब्राउज करेंगे तो उसमें पता चल जाएंगे सारे डिटेल्स कि टॉप कॉलेजेज का ऐसे कौन है जहाँ पे फ़ी मिनिमम है। काउंसिलिंग अथॉरिटी वहाँ की होती है। इसमें भी 4 राउंड के काउंसिलिंग होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। किसी स्टेट में राउंड 3 ऑफलाइन होता है और राउंड 4 भी दोनों ऑफलाइन होता है। कुछ स्टेट में राउंड 3 तक ऑनलाइन होती है और राउंड 4 ऑफलाइन होता है सिर्फ। तो इस तरह से काउंसलिंग होती है स्टेट की। तो ऑप्शन आपका गया सेंट्रल, आप दोनों काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेंट्रल की और स्टेट की, दोनों पैरेलल चलती रहेगी। पहले स्टार्ट होती है नोटिफिकेशन जो आती है एमसीसी की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आती है, फिर स्टेट के आने लगती है। दोनों काउंसलिंग पैरेलल चलता है। फिर आपको ये देखना होता है कि आपको स्टेट के थ्रू सीट मिल रहा है या एमसीसी के थ्रू सीट मिल रहा है, तो कहाँ पे ले करके आपको रिजर्व हो जाना, सेफ जोन में आ जाना सही है, क्या रिस्क लेना सही है, वो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि हमारी बजट इतनी है प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो क्या हमें ये सीट लेकर के बैठ जाना चाहिए, या और हमारे ऑप्शंस हैं जब आगे बढ़ेंगे तो हमें बेहतर सीट मिलेगी और कम बजट में मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली गोल यही है कि अच्छा से अच्छा इंस्टीट्यूशन मिले पार्टिकुलर ब्रांच के लिए, ड्रीम ब्रांच मिले। थर्ड चीज़ कि बजट भी कम से कम लगे। तो इसके लिए आपको काउंसलिंग को एक डिजाइन करना होगा शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही। ऐसा नहीं कि बीच में सोचें, तो बहुत सारा ऑप्शन निकल चुका होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग से ही आपको सारा प्लानिंग करके रखना होगा, काउंसलिंग को आर्किटेक्ट करके रखना होगा। अब आती है डीएनबी काउंसलिंग। डीएनबी काउंसलिंग इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फ़ी बहुत कम होती है, 1.57 लाख पर ईयर, जो कि बहुत ही कम ही फ़ी है। इतने से ज़्यादा फ़ी तो बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज के भी हैं, और आपके बहुत सारे ड्रीम ब्रांच इसमें मिल सकते हैं। कट ऑफ रैंक कम रैंक पे क्लोज हो जाती है अच्छे अच्छे ब्रांचेज। इसकी काउंसलिंग लास्ट ईयर अलग से हुई थी, एनबी के द्वारा हुई थी, अलग नोटिफिकेशन आया था। जब तक 2 राउंड कंप्लीट हो चुका था तब एनबी की नोटिफिकेशन आई थी डीएनबी काउंसलिंग के लिए, और ये लंबा चला था। पिछला बार लॉकडाउन का भी प्रॉब्लम आया था। इस बार ऐसी सूचना है कि एमसीसी सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग जो डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और 50% गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा सीट के साथ डीएनबी की काउंसलिंग पैरेलल करा सकती है। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी और आ जाएगी। डीएनबी की जो कट ऑफ है वो नेगेटिव शिफ्ट होने लगेगी। होता ऐसा था कि पहले कुछ कैंडिडेट्स सीट लेकर रख लेते थे और वो डीएनबी के लिए नहीं सोचते थे। अब डीएनबी का ऑप्शन साथ साथ में है, तो जिनको डीएनबी में सीट मिल गया, हो सकता है वो डीएनबी का सीट लेकर के आपकी एमडी एमएस कोर्सेज की सीट नहीं ले। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपका स्टेट का ऑप्शन है, कहाँ पे आपको सीट मिल रही है, किस स्टेट में। अगर आपको दूर दराज के स्टेट में सीट मिली है एमडी एमएस की और डीएनबी में आपको अपने होम स्टेट का मिल गया, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे रहेंगे जो होम स्टेट का सीट ले लेंगे। ठीक है। इसमें भी जो काउंसलिंग होती है 4 राउंड की होती है। 3 साल का डीएनबी का कोर्स है। डीएनबी का कोर्स और एमएसएमडी का कोर्स का कंपैरिजन मैंने अलग वीडियो में बना के रखा है। दोनों इक्विवेलेंट कोर्सेज हैं। हॉस्पिटल्स में इसमें आपको पढ़ाई करनी होती है। इसका पासिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, जो फाइनल पासिंग एग्ज़ाम होता है, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है। अब चलते हैं, एक न्यू कोर्स जो लॉन्च हुई है 2 इयर्स एनबी डिप्लोमा। इस ईयर ये न्यू कोर्स है। इसके बारे में ज़्यादा कमेंट अभी तो नहीं किया जा सकता कैसे काउंसलिंग होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम एंट्री है। फ़ी बहुत कम रहेगी, 1 लाख के आसपास रहेगी। काउंसलिंग अथॉरिटी कौन होगी? एनबी होगी।
कोर्सेज 8 क्लिनिकल कोर्सेज हैं, अलग वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूं, वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पे। अब आते हैं सीपीएस और एफसीपीएस। सीपीएस एफसीपीएस, सीपीएस 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है और एफसीपीएस 3 साल की डिग्री कोर्स है। इन दोनों की काउंसलिंग जब लगभग सारे काउंसलिंग खत्म हो जाते हैं तो इन दोनों की नोटिफिकेशन आती है। इस साल भी वैसे ही होने की उम्मीद है। इसमें आपको हॉस्पिटल्स में जैसे डीएनबी का कोर्स होता है उस तरह से ये कोर्स चलाया जाता है और ये सेंटर लेवल पे काउंसलिंग नहीं होती है। डीएनबी की काउंसलिंग सेंटर लेवल पे होती है। एमसीसी के द्वारा जो डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और ऑल इंडिया 50% कोटा की सीट जो होती है वो सेंटर लेवल पे होती है। सीपीएस, एफसीपीएस और स्टेट लेवल काउंसलिंग ये दोनों स्टेट लेवल पर होती है। जैसे आपको महाराष्ट्र की अलग से नोटिफिकेशन आती है, मध्य प्रदेश की अलग से आती है, गुजरात की, राजस्थान की, सबकी अलग अलग आती है। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, इसका वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा सीपीएस एफसीपीएस के लिए, जो रिकॉग्नाइज्ड हैं। कुछ कोर्सेज हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं, परमिटेड हैं। परमिटेड कोर्स में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने महाराष्ट्र से परमिटेड कोर्स में एफसीपीएस सीपीएस किया तो आप महाराष्ट्र के अंदर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड कोर्स में किया तो कोर्स कंप्लीशन के बाद आप अपने स्टेट में आकर के या किसी दूसरे स्टेट में जाकर प्रैक्टिस के लिए लीगली एलिजिबल हैं। इसकी काउंसलिंग 4 राउंड में होती है। ये आपको बिना काउंसलिंग के तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने शुरू में बता दिया था। काउंसलिंग अथॉरिटी कौन होगी? स्टेट लेवल की काउंसलिंग होती है। सीपीएस और एफसीपीएस के लिए 2 साल का 3 साल का एक कोर्स है। तो ये एफसीपीएस सीपीएस हो गया। तो इस वीडियो में मैं एक समराइज कर देता हूँ कि कितने सारे कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हैं। एमडी एमएस कोर्सेज के लिए, पीजी डिप्लोमा के लिए, एनबी डिप्लोमा, डीएनबी, सीपीएस और एफसीपीएस, ये सारे कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हैं। नीट पीजी 2021 का एग्ज़ाम दिया है, क्वालिफाई हुए हैं। तो फैक्टर क्या होगा? ट्यूशन फी। फैक्टर होगा आपका ब्रांच क्या है, ड्रीम ब्रांच क्या है। फैक्टर होगा वहाँ की ओपीडी कैसी है, वहाँ पे फैकल्टीज कैसी है, परमिटेड हैं, रिकॉग्नाइज सीट हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।